पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, अर्थात परितंत्र क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और परितंत्र में हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो एनर्जी लेवल था, ठीक है, ऊर्जा का जो स्तर था उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हमने देखा था कि जो श्रृंखला है आपकी फूड चेन जो है, फूड चेन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कुछ घास के मैदान जो थे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक, ठीक है, या प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद इनको जो खाने वाले जीव थे, ठीक है, जैसे टिड्डी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर। और ये सबसे फर्स्ट टाइम इसको खा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंज्यूमर या प्रथम उपभोक्ता। अब इस टिड्डी को दूसरा खाएगा, चलो मेढक को खिला दो इसको, मेढक खा गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी उपभोक्ता ही है, लेकिन ये कैसा है, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। इसको कौन खा जाता है, सांप खा जाएगा, वो कौन सा है, तृतीयक हो जाएगा, ठीक है, थर्ड कंज्यूमर हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन है, सबसे टॉप कंज्यूमर हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं है इस पे। तो टॉप कंज्यूमर या सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, या श्रेष्ठ उपभोक्ता बोल सकते हैं इसको, श्रेष्ठ उपभोक्ता, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी सिंपल चेन बनी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन, ठीक, फूड चेन, या इसको बोलेंगे खाद्य श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे उत्पादक जो है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो संबंध है, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो संबंध है, इसको क्या बताएगा, और वो भी समान सरल जो संबंध है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, ठीक। अब अगर अभी यह सिंपल वाली बात हो रही थी, प्रोड्यूसर एक है, एक को हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये कर लेते हैं। अब दूसरी बात होगी कि प्रोड्यूसर एक ही हो लेकिन कंज्यूमर कई सारे हो, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे अब इसी ग्लास की बात कर लें तो इसमें कौन है, सेकंड अगर कंज्यूमर होगा, ठीक है, तो हम क्या बकरी ले सकते हैं, बकरी और गाय, मनुष्य, ठीक है, और ठीक है, चलो हिरण को भी दिखा दो, ठीक है, और कौन खाएगा। अब देखो जैसे बकरी है, बकरी को और कौन खाता है, ठीक है, लास्ट में हम ऊपर ले लेते हैं, शेर को बना देते हैं, ठीक है, बकरी को शेर खा गया, मनुष्य को भी खा जाता है, गाय को भी खा जाएगा शेर, ठीक है, हिरण को भी खा जाएगा, मनुष्य जो है गाय से भी जुड़े हैं, ठीक है, बकरी को भी खा जाता है मनुष्य, कुछ ऐसे हैं इसको भी खा जाते हैं, इसको भी खाने वाले कुछ हैं, नहीं सांप आपको नहीं खाता है, खा सकता है, तो बड़ा अमाउंट में चाहिए ना भोजन उसको, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है कि उत्पादक एक ही है लेकिन जो है उपभोक्ता कई सारे हैं और एक दूसरे से कोई न कोई उससे जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप की जो श्रृंखला बनती है, अब इसमें देखो कई सारी श्रृंखला एक साथ जुड़ गई है, ठीक है, प्रोड्यूसर एक ही है, उसके जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को खाने वाला दूसरा है, उसके कंज्यूमर को कोई पहला वाला खा रहा है। तो इस तरह से जो जब कॉम्प्लेक्स चेन बन जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब, ठीक है, ये जो, ठीक है, खाद्य जाल, खाद्य जाल या फूड वेब। तो ये फूड चेन और फूड वेब में था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या,
ऊर्जा का स्तर, ठीक है, मतलब इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है। तो जब भी किसी भी इकोसिस्टम में हम ऊर्जा का जो लेवल है किस तरह से ट्रांसफर होता है, वो टोटल जो एनर्जी बनती है सूरज के द्वारा, वो अगर 100% बढ़ रही है तो 100 का 90% जो एनर्जी होती है वो रिटर्न चली जाती है उसी मीडियम में, मतलब वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सिर्फ 10% ही ऊर्जा क्या होती है, वो प्लांट्स के पास पहुंचती है, अर्थात जो प्रोड्यूसर होंगे उनके पास ही सिर्फ 10% ऊर्जा जो है पहुंचेगी। तो जो उत्पादक है, अगर हम यहाँ उत्पादक को मान लें तो यहाँ पे जो इनको एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, सन के द्वारा, ठीक है, सूर्य से इनको ऊर्जा मिलेगी। वो कितना जाएगा, यहां से तो निकलेगी पूरी 100% निकलेगी ऊर्जा, ठीक है, 100% जाती है और 90% वापस चली जाती है, 90% रिटर्न आ जाएगी, वापस आ जाती है, ठीक। तो अगर 100 का हम 90% रिटर्न हो गया, सिर्फ 10% आएगा, ठीक है, तो 100 का 10% किसके पास आ गया, पौधों के पास एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अब इसका भी जो 10% हुआ, इसका 10% जो है कंज्यूमर के पास आएगा, जो शाकाहारी जीव है उनके पास आएगा, ठीक है। तो 10 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, इसको परसेंटेज में क्या, ठीक है। 100 का 10% निकालो, 10 मोल ऊर्जा गई इसके पास। अब जो कंज्यूमर था पहला वाला, प्राइमरी कंज्यूमर या प्रथम उपभोक्ता जो था, उसके बाद सिर्फ कितनी आई, 1% ही एनर्जी आई। अब इसको खाएगा कौन, उपभोक्ता सेकेंडरी वाला जो मांसाहारी जीव है। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे, 1 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.1, ये एनर्जी आएगी। फिर इसका 10% निकालो तो दूसरे लेवल में जाएगा तो क्या होगा, 0.0, ठीक है, ये 1 आएगा। उसके ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.00। तो इस तरह से सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, ऊर्जा का स्तर, यानी जो उत्पादक होगा, उत्पादक के पास जो है 100% ऊर्जा का सिर्फ 10% ऊर्जा ही जो है उत्पादक के पास आती है। फिर अगला जो स्तर होगा, उत्पादक के बाद जो उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके पास जो एनर्जी जाएगी वो टोटल ऊर्जा की, टोटल एनर्जी की सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उसके जैसे जैसे उसको खाने वाले बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, उसमें जो ऊर्जा का लेवल है वो क्या होगा, कम होता चले जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा फिर क्या है, ऊर्जा जो है खत्म। इसीलिए कहते हैं ना, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, वो सिर्फ जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। क्यों पढ़े थे ना उसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद क्या है आपका अगला जो टॉपिक है, ओजोन लेयर। ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक यही ना, ओजोन। जैविक आवर्धन तथा अजैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। देखो, जैविक आवर्धन का मतलब है कि जो उनके द्वारा ऊर्जा हमें मिलती है, पहले तो क्या थी, जितनी एनर्जी मिलती है वो सन के द्वारा आई, ठीक है, सूरज के द्वारा, तो टोटल ऊर्जा किसके पास आ रही है, पौधों के पास आ रही है। अब पौधे जो है एक्चुअल में जो भोजन बनता है, जो खाद्य बन रहा है आपका खाद्य पदार्थ, वो किसके द्वारा होता है, प्लांट्स के द्वारा बनता है। और इंसान या जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सिर्फ जो है बदल देते हैं, मतलब बॉयल कर देते हैं, उबाल कर हम लोग खाते हैं, पका के खाना खाते हैं, पकाते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम भोजन को पकाते हैं तो वो जो भोजन मिलता है वो हमें पौधों से मिलता है, चाहे सब्जियां हो चाहे अनाज हो, वो उन सबको जब हम पका के खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन, ठीक है, जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन। तो जितने भी भोज्य पदार्थों से हमें ऊर्जा जो मिलती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। तो लिख लो इसको, जैव आवर्धन लिख लो।
जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन। अब इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स, ठीक है, कुछ रसायन क्या करते हैं हम पौधों पे भी छिड़कते हैं, ठीक, जैसे कीटनाशक दवाएं हो गई। क्या क्या यूज करते हो खाद में? खेती करते समय क्या जिंक डालते हो, यूरिया डालते हो, पोटाश डालते हो। तो ये सब जो रासायनिक केमिकल हैं वो कभी कभी जब पौधों पे डाले जाते हैं या आप खेती करने के लिए आपने पानी में डाल दिया, जलाशय में डाल दिया कीड़े उड़े मारने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने तालाब में डाला तो आपके पास नहीं आएगा। जैसे पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है ना उसमें क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता थोड़ा सा शुद्ध रहे। अब ऐसा तो है नहीं पानी में मिला दिया तो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, आप भी तो जब पानी पियोगे तो आपके शरीर में जाएगा ही। तो इस तरह से जब भी रासायनिक पदार्थ जब किसी फील्ड में या खेती में करने में उपयोग किए जाते हैं, वो धीरे धीरे पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और उस पौधों से फिर हमारे शरीर में आ जाते हैं। और इस तरह से जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन। ठीक है, जैविक आवर्धन लिख लो, जैविक आवर्धन। विभिन्न फसलों को रोगों से, विभिन्न फसलों को विभिन्न फसलों को रोग एवं विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए, रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए, पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक तथा पीड़नाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक तथा पीड़नाशक रसायन का प्रयोग किया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है जो मिट्टी से पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो मिट्टी से पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनाज, फल, सब्जियों के माध्यम से, अनाज फल सब्जियों के माध्यम से जीवों में ये संचित हो जाते हैं, जीवों में ये रसायन संचित हो जाते हैं। इसी क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब जितने भी रासायनिक पदार्थ है वो हम पौधों पे डालते हैं या उनको कीड़ों से बचाने के लिए, उनको किसी बीमारियों से बचाने के लिए, ये रसायन क्या होते हैं? पानी में बहते हुए मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी से फिर पौधों से अवशोषित कर लेते हैं और फिर पौधों के द्वारा वो जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं। पौधों से क्या होता है? इसी को क्या लिखा है? संचित हो जाते हैं, इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। इसी क्रिया को या इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। आगे लिखना, लाइन चेंज करके लिखना। कोशी स्तर अर्थात ये जो लेवल है उत्पादक उपभोक्ता, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। कोशी स्तर में ऊपर की ओर जाने पर, कोशी स्तर में ऊपर की ओर जाने पर
जैव आवर्धन की मात्रा बढ़ती जाती है। कोशीय स्तर में ऊपर की ओर जाने पर जैव आवर्धन की मात्रा बढ़ती जाती है। अगला जो आपका टॉपिक है उसमें दिया है कि हमारे क्रियाकलाप से पर्यावरण को किस प्रकार हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है उसके बारे में दिया है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं उससे इन्वायरमेंट पे कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या हो सकता है? अगर मैं डेली यहाँ पे जो है एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट करता रहूं, ठीक है, उत्तर कोरिया वालों की तरह साउथ कोरिया की, तो क्या होगा? टेम्परेचर हो जाएगा। डेली में जो है यहीं पे बम फोड़ता रहूं, पटाखे जलाता रहूं, तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन का एकदम को प्रोडक्शन करता रहूं, कार्बन CO2 का प्रोडक्शन बढ़ाता चला जाऊं, पेड़ सब पूरा काटते चले जाएं, पूरा जंगल खत्म। ठीक है, सारी चीजें क्या होंगी हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से जैसे आपका सॉइल इरोजन की कंडीशन आ जाएगी, ओजोन डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक, और बढ़ जाएगी ना, अभी तो वैसे भी बढ़ी। कुछ लोगों ने तो टारगेट लगा लिया है कि जो है 2050 जाते जाते इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो है नॉर्मल जो है टेम्परेचर मैक्सिमम जो पिछले साल रिकॉर्ड में ग्लोबल जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइमिंग था टेम्परेचर, उन्होंने बताया था कि लगभग 45 समथिंग था इस बार गर्मियों में, ये हाईएस्ट गया था। 45 से लेके 45 से 48 के समथिंग था कुछ। आने वाले में लोगों ने टारगेट रखा है कि 2030 से 50 तक जाते जाते जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो 50-55 पार हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो सोच लो इंसान की क्या हालत होगी उस टेम्परेचर में। हाँ, हम लोग भी ब्राजील वालों की तरह काले होकर घूमेंगे। अभी कौन से गोरे हैं? क्यों? हम थोड़े और काले हो जाएंगे, तुम लोग थोड़े और काले हो जाओगे हल्के से। जो गोरे हैं वो हमारी तरह हो जाएंगे, जो हमारी तरह हैं वो एकदम काले हो जाएंगे, ब्लैक पैंथर की तरह। अब देखो ग्लोबल क्या था, ओजोन परत के बारे में कौन बताएगा भाई? ओजोन है क्या चीज, पहले बताओ। किस चिड़िया का नाम है ओजोन? चिड़िया का? हाँ ये तो वो है। हाँ, आकाश में उड़ती है ना। हाँ, ये तो होती है ओजोन परत। वही आकाश, वही पूछ रहा किस चिड़िया का नाम है। देखो एक तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और एक क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन, ये क्या है, ये भी ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन तत्व की बात होती है और ये ऑक्सीजन गैस है। ये गैस उसका तत्व है ऑक्सीजन का। और हमेशा अकेले जो है ऑक्सीजन का जो तत्व होगा वो अकेले नहीं रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलके गैस बना लेते हैं H2 में। उसी तरह ऑक्सीजन भी दो तत्व आपस में मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। कभी कभी होता है कि ये जो O2 है एक और ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, बन जाती है O3 में, और इसी O3 को हम बोलते हैं ओजोन। अच्छा, ठीक है, ये ओजोन। और जब हम क्या करते हैं, ओजोन को जो है कार्बन की मात्रा जब बढ़ा देंगे इसमें क्या हो जाएगा, O3 में हम अगर कार्बन जोड़ दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये CO प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो कहेंगे भैया ऑक्सीजन जो ग्लोबल वो था
ओजोन लेयर उसमें छेद हो गया, ठीक है, ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे नष्ट हो रही है। छेद होने का मतलब ये नहीं कि क्षरण, कहते ना क्षरण हो गया, मतलब ओजोन की ज्यादा यही कहते हैं जो भी ओजोन लेयर है वो हमें इन्वायरमेंट के अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। क्यों बचाती? क्योंकि अब जो है थोड़ी बीमारियां फैलने लगी, क्योंकि ओजोन में छिद्र होने लगा, मतलब छेद हो गए हैं और सूरज की किरणें डायरेक्ट आती हैं। छेद तो नहीं हुआ है, ठीक है। ओजोन लेयर जो थी, मतलब पहले मोटी परत थी, तो पतली होती चली जा रही है, तो पतली होती चली है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आ जाती है पृथ्वी पे। तो चिड़िया में खा रहे थे तो आकाश में उड़ रही तो चिड़िया ही है समझो। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ओजोन हमारी क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और अगर ये इसका क्षय होता चला जाए तो हमारे शरीर में किसी जितने भी जीव हैं उनमें क्या होगा, बीमारियां बहुत तेज फैलने लगेंगी, वो भी स्किन कैंसर, त्वचा वाली बीमारियां बहुत तेज फैलेंगी, काले हो जाओगे बहुत ज्यादा, झुर्रियां पड़ जाएंगी बड़ी जल्दी, त्वचा का कैंसर बहुत हो जाएगा, जलने लगेंगी त्वचाएं। तो उन सब से बचाने में क्या करता है कि जो ओजोन है O3 ये हमें प्रोटेक्ट करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन हमें बचाने का काम करती है। और जब इनका क्षरण होने लगता है इसी को हम बोलते हैं ओजोन क्षरण। और ओजोन क्षरण को मापने की जो यूनिट है वो कि डाप्सन, ठीक है, इसको मापा जाता है ओजोन को, डाप्सन मात्रक है, ओजोन का मात्रक डाप्सन, डाप्सन, डाप्सन में मापा जाता है इसको। ठीक, डॉप्सन या डाबसन हिंदी में, और शुद्ध हिंदी में डाबसन होता है, डाबसन। डाबसन डाबसन है, इसके द्वारा इसको मापा जाता है। और जब ओजोन जो लेयर है इसका जब क्षय होगा तो मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO2, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं ओजोन से और उसको कन्वर्ट कर देंगे CO2 में, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसमें बदल देते हैं और इस तरह से उसकी जो स्तर है, जो लेवल है वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है और जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। नोट कर लो उसको। तो जो ओजोन लेयर है इसको हम अगर वायुमंडल में देखें तो जिस लेयर में पाई जाती है उसका समताप मंडल, ठीक है, हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है और ये हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। अगर ओजोन का क्षरण ज्यादा होता चला जाए, मतलब ये नष्ट होती चली जाएगी, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है इंसानों पर? स्किन पे मतलब जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी ह्यूमन में। और जंतुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? जंतुओं पे भी प्रभाव पड़ेगा, जब सनलाइट ज्यादा आएगी, ठीक है, घास जल जाएगी तो उनको खाने के लिए जो है कमी पड़ जाएगी।